हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस पॉइंटर 2023 को ये सॉल्व किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप आने वाली परीक्षा यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ इन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी तक हमने भारतीय इतिहास के टॉपिक को कवर किया हुआ है और हम कर रहे हैं अभी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसके अंतर्गत जान लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास से नागरिकता तक के टॉपिक को कंप्लीट किया था। संवैधानिक विकास से नागरिकता तक के। और अब आज का जो हमारा टॉपिक मतलब कि जो सेकंड पार्ट हुआ था, सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने मूल अधिकार से यहाँ तक महान्यायवादी और महाधिवक्ता और महालेखा परीक्षक तक कंप्लीट किया। अब आता है हमारा पार्ट थर्ड की पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे वरीयता अनुक्रम को। वरीयता अनुक्रम के बाद संसद, लोकसभा, राज्यसभा और भी जितने टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है कि अग्रता क्रम में इनका सही क्रम है। सबसे पहले नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ, लोकसभा के अध्यक्ष भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप पर आते हैं, तो इसमें भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारतीय नवाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? अपने राज्य का राज्यपाल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संसद, मतलब कि लोकसभा के संदर्भ में। संसद फर्स्ट के अंतर्गत आती है लोकसभा, उसके संदर्भ में कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद एक पहली जनगणना नहीं होगी। तो यह वर्ष विशेष क्या है? 2026। इसके बाद आता है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष पर तक रोक दिया गया है? 2026 तक के लिए। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होगा? 20 होगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत की गई। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 550 है। फिर आता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों में मध्यावंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया? 1971 की। लोकसभा में राज्यों की सीटों की आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण नहीं है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और सिक्किम आते हैं। फिर आता है कि इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं। अब आता है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों पर आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 10 है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 84। वह राज्य जहाँ से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं वह मध्य प्रदेश आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद 330 आता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है, जो कि 6 है। अब आता है क्वेश्चन कि राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा में कार्यकाल को पूरा होने में भंग किया जाता है वह प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। फिर आता है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। अब सही कथन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह समझे संसद का सत्र आहूत का आह्वान कर सकता है। संविधान का एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है और एक वर्ष में दोनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि संसद का चलना आवश्यक होता है। तो इसके संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही है। अब आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणापूर्ति की संख्या कितनी होती है? इसमें सदस्य संख्या कुल 1/10 है।
लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है उसमें 550 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 आती है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पर? संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणापूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का। अब आता है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीटें हैं। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र आता है जिसमें 48 सीटें और तृतीय स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल जिसमें 42 सीटें आती हैं। लोकसभा के स्थान को राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है 25 सीटों के लिए। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सांसद निर्वाचित होती है में 5 आते हैं। अब आता है राज्य और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। इसमें आंध्र प्रदेश में 25 है, फिर तमिलनाडु में 39, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, पंजाब में 13 आते हैं। तो यह आंध्र राज्य और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व है। ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का नया भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना में पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 सीटें हैं। अब आता है लोकसभा में 2 सदस्यों के निर्वाचित किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब आता है आपका कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है। उसके अंतर्गत आते हैं चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी आता है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या कितनी है के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम संख्या कितनी है? 77 लाख। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था वह 5वीं लोकसभा थी। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? 13 मार्च 1991 को। लोकसभा और चुनाव वर्ष दिए गए हैं कि 11वीं लोकसभा 1996 में, 7वीं 1980 में, 13वीं 1999 और 9वीं 1989 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं फरवरी 1998 में और 15 1992, 1967, 1977, 1989 में किस वर्ष में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। फिर आता है कि लोकसभा का नेता है वही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चयनित किया जाता है। लोकसभा में स्पीकर का चयन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अपने इस पद की शपथ नहीं लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का उपयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर बराबर हो। अब आता है कि संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 का। फिर आता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था वह जीबी मावलंकर रहे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? मीरा कुमार। लोकसभा के पिछले उपाध्यक्ष डॉक्टर एम थाम्बुदुरई जो कि 25 मई 2019 तक रहे हैं। फिर आता है कि इसमें नोट में दिया गया है कि 15 मई 2023 की स्थिति के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा था। अब आता है आपका कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जब अध्यक्ष नियत करे। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसी अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। फिर आता है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पीए संगमा। लोकसभा के सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से देखरेख में कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के। अब आता है लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई जमानत राशि होती है। यदि वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा गंभीर प्रत्याशियों संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव की सामान्य वर्ग में 25,000, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 15,500, राज्य विधानसभा या सामान्य वर्ग की 10,000 और
इसके बाद आती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 5,000 आती है। तो ये जमानत राशियाँ इन सभी की बढ़ाई गई हैं। अब आता है लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 बार। फिर आता है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। लोकसभा की अनन्य शक्ति होती है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संदर्भ में। अब आता है कि निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य बनाती हैं, जिसमें आता है कि धन विधेयक वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक के निरस्तीकरण तथा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संदर्भ में। फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता 1969 में दी गई थी। अब आता है संसद सेकंड में राज्यसभा के संदर्भ में कि राज्यसभा में होते हैं अधिकतम 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब आता है कि राज्यसभा के स्थायी सदस्य सदन होते हैं क्योंकि इन्हें विघटित नहीं किया जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? समाप्त होने के विषय में नहीं होता है। राज्यसभा के में कथन सही है जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, कारण कहता है कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। उसमें पहला है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और तीसरा आता है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में यह राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता होती है। अब आता है आपका कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होना। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सत्य है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो। दूसरा आता है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। और तीसरा आता है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। तो यह राज्य सूची के विषय के संदर्भ में। अब आता है राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर सकती है, और इसके लिए एक संकल्प है कि राज्यसभा द्वारा उसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। फिर आता है सही कथन दिया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है। इसमें कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन कहता है किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति में 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जाती हैं, और इसके पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। वो कारण कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसमें पहला जो कथन है वह गलत है और कारण इसका सही है। अब आता है आपका कि विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया है वह कौन सा विधेयक है? वह धन विधेयक होता है। फिर वह आता है कि वह विशेष अधिकार जो भारत के संविधान में राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं वह संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 249 के तहत। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वह नरगिस दत्ता है। राज्यसभा का अनन्य अधिकार यह एकांतिक शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। राज्यसभा को लोकसभा में समान शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान के संशोधन विषय में भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में सही वर्णित किया गया है कि इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है सही सुमेलित करने को दिया गया है, जिसमें राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7 सीटें आती हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको आपको बार सुन के याद करना है, क्योंकि इसी तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ना क्वेश्चन है ना आंसर है, डायरेक्ट ही दोनों का सम्मिलित रूप दिया गया है कि आप इसको याद करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे जितनी बार तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा कि एक बार देखा वीडियो तो आप अच्छे से देखें, फिर दूसरी बात आप सुन रहे हैं और अपने आराम से सुनते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि भाई कोई क्वेश्चन याद नहीं हुआ या फिर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ जब सुने रहे होते हैं तो एग्ज़ाम में उससे ज़रूर ही क्वेश्चन बनते हैं।
कि आपके जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो याद आता है कि हमने कहीं पर पढ़ा था। तो कहीं यही होता है कि आपने कहीं पढ़ा है तो उसका आप कहीं भी, जैसे आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की संख्या आया तो वो मैच होने लगेगा कि कौन सा होगा, फिर थोड़े टाइम बाद आपको याद ही आ जाता है। तो आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, जिससे आपको ये याद हो। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19, कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 और तेलंगाना में 7 हो गई हैं। और भी अन्य राज्य आते हैं, जैसे तमिलनाडु में राज्यसभा में सीटों की संख्या 18, गुजरात में राज्यसभा में सीटों की संख्या 11, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11, बिहार में राज्यसभा सीटें 16, केरल में राज्यसभा सीटें 9, ओडिशा में 10 और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें 31 हैं। और भी अन्य राज्य आते हैं कि इसमें झारखंड में आती हैं 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7 आती हैं। और भी अन्य देखें कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में से कहाँ पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश में है, वो कि 3 है। और संसद में उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सही कथन है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित होती है और लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश के लिए निर्वाचित हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा या सदन की अध्यक्षता का सदस्य नहीं होता है? वह राज्यसभा होती है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा कि उसमें लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने, अस्वीकार करने और इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। फिर आता है कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है वह मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का गठन हुआ है 1952 में। अब आता है थर्ड, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, जिसमें अब आता है कि एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होनी चाहिए 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। लोकसभा के वर्ष में सामान्यतः सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण को संसद को उसके आवाहन के कारणों में सुरक्षित भी रखता है। अब आता है कि भारत के संविधान में कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। अब आता है भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव और महासचिव लोकसभा के और सभापति एवं उपसभापति राज्यसभा के संसद के अधिकारियों में शामिल होते हैं। अब आता है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, वह 60 दिन है। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है, वह राज्यसभा है। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। अब आता है कि संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में कई पदों को लाभों के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। और दूसरा आता है कि उपयुक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किया गया है। और तीसरा आता है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसके संदर्भ में ये सभी कथन सही है। अब आता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। फिर आता है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। सही कथन दिया गया है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति संवैधानिक वर्जना नहीं है, केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अब आता है संघीय संसद जो है वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, जिसमें पहला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा आता है संबंधित राज्य की सहमति हेतु, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु, चौथा आता है कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से हो तो ये हेतु प्रस्ताव पारित करने हेतु।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद की कोई भी कानून बना सकती बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है, संसद बना सकती है। ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयकों को अंगीकार करा देगी, जिससे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है कि उसे पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन स्वीकार और अस्वीकार करते हुए पास कर दे। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर के द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है। अब आता है कि सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना या यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक होती है 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना है? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत सही कथन दिया गया है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। फिर आता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह 14 दिन तक होता है। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा में वापस कर दिया जाता है, जिसके लिए 14 दिन के अंदर होता है। संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है कि अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। अब आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108 है। इसके बाद आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत आवश्यकता है राष्ट्रपति की आशय की। अब आता है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाएगी। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। फिर आता है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि स्पीकर होता है। फिर आता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अब सही कथन दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको पढ़ ही लेना है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का प्रावधान 108 के अंतर्गत है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक की वर्ष 1961 में हुई थी और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में। दूसरा आता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण सामान्य विधेयकों को पारित करने की स्थिति में। अब आता है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में सही कथन है कि लोकसभा की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक के कणापूर्ति कोरम दोनों के सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। कोई कानूनी विधेयक रखाया जाता है दोनों सदनों के एक पटल पर। सही कथन दिया गया है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत नहीं होता है और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। सही कथन दिया गया है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि भारत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते पर। फिर आता है कि भारत की संचित निधि से लिया गया अनिवार्य व्यय भार नहीं होता है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन का। भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। फिर आता है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है भारत की संसद का। इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद 2 आकस्मिकता निधि से संबंधित है, वह अनुच्छेद 267 होता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, तो इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है आपका कि धन विधेयकों के बारे में सही कथन दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटा दिया जाता है और विचारार्थ हेतु भेजा जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अब आता है सही कथन दिया गया है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा भी सकती है। अब आता है वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है कि कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध आते हैं। अब आता है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय जिसमें सम्मिलित नहीं है उसे क्या कहा जाता है? संसद के किसी भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। फिर आता है कि बजट पर संसद के नियंत्रण में विषय में सही है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर की वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब आता है भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियों के संदर्भ में कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना होता है। दूसरा आता है कि विनियोजन या विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा आता है कि अनुपूरक अनुदानों या लेखानुदान का प्रावधान। चौथा आता है संसद के वित्त विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना। तो इसके संदर्भ में ये चार लोक वित्त में संसदीय नियंत्रण के काम रखने की विधियां होती हैं। अब आता है संघीय बजट की तैयारी और उसकी संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। फिर आता है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो उसे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र खो देता है। व्यक्ति जो द्वारा देय पूर्ण राशि या धन राशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, वाणिज्य और व्यक्ति कर के संदर्भ में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है एक निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान बना हुआ है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु। संसद में लेखा के लिए वोट या लेखानुदान आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर कोई पारित होने की आशंका नहीं होती है उस समय। अब आता है लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर होता है। लेखानुदान का सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय व आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण संबंधित है जिसमें पहला आता है बजट के प्रस्तुतिकरण, फिर दूसरा आता है बजट पर चर्चा, तीसरा विनियोग विधेयक पर पारित होना और चौथा वित्त विधेयक का पारित करना। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है जिसमें पहला कि एक नवीन राज्य के गठन पर संबंधित विधेयक, दूसरा ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्य का हित निहित हो, तीसरा राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक और चौथा आता है धन विधेयक पर। फिर आता है संघीय बजट संबंधित है कटौती प्रस्ताव से। इसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अब इसमें कुछ कटौतियां दी गई हैं कटौती प्रस्ताव में जिसमें नीति अनुमोदन प्रस्ताव में दी गई है बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया है। मितव्ययता प्रस्ताव में बजट की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी गई। सांकेतिक प्रस्ताव में बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए इसके संदर्भ में। अब आता है पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वैक्स होने की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में सीमित किया गया है स्थगन प्रस्ताव को। भारत की संसद की मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। अब आता है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? विधेयकों पर बहस को बंद कर देने के संदर्भ में। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है कि पहला आता है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 32 मामले आते हैं। फिर आता है आपका
कथन और कारण दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल और सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती, और कारण कहता है कि इस विषय पर वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है, जिसमें कथन और कारण दोनों सही और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। अब आता है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है, मतलब कि सभी सही है कि यह एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाता है, और भारतीय संसद सचिवालय के संदर्भ में कि यह सरकार से स्वतंत्र होता है। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में सही कथन दिए गए हैं कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित करती है किसके अंतर्गत? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है 13/5/2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? वह विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में निम्नलिखित में सही है कि यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। संसद के सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, और लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। फिर आता है संसदीय समितियों के संदर्भ में कि भारतीय संसद प्रशासन का नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। अब आता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण के अंग है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। फिर आता है सही कथन दिया गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आता है संसद के दोनों सदनों की स्थायी समितियों में सामान्यतः प्राक्कलन समिति जैसी अपवादों के अतिरिक्त सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा से लिया जाता है। यह क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होता है। सही कथन दिया गया है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना दिया जाता है। अब आता है सही कथन दिया गया है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों में से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा आता है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों व आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है, तो इसके संदर्भ में सही कथन है। अब आता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है प्राक्कलन समिति में। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री में से किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? संसद के समक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय, लेखा और विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। फिर आता है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का। फिर आता है लोक लेखा समिति के सदस्य हैं 22, इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं 15 सदस्य। अब आता है लोक लेखा समिति की संसदीय समिति है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। दूसरा आता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। फिर आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक उपक्रम समिति, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है एवं लोक लेखा समिति इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं कि लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समिति एक स्टैंडर्ड समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों में संबंध नहीं है, एस्टीमेट्स कमेटी या प्राक्कलन समिति आती है। फिर आता है आपका कि प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, जिनमें पहली आती है सार्वजनिक या लोक लेखा समिति, दूसरी आती है प्राक्कलन समिति, तीसरी आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासन के बारे में और आकलनों के बारे में। अब आता है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम खंड की जांच करने हेतु बनी संसद संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन से हैं? PC चाको। संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, वह अधीनस्थ विधान समिति है। संसदीय समिति जो इसकी समीक्षा करती है और
सदन को सूचित करती है। जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजन या डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, जिसमें अधीनस्थ विधान समिति आती है। फिर आता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति में से वह समिति जो लोकसभा के अधीन नहीं आती है, वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री समिति आती है। अब आता है भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों को स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करती है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियों एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समिति होती है। अब आते हैं संसदीय अधिनियम के बारे में, जिसमें आता है पहला कि भारत की संसद में कानून का निर्माण निम्नलिखित में से प्राप्त है: भारत के संघ, भारत के प्रदेश, उप प्रदेश तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और संपत्ति के लिए। अब आता है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ था 1954 में, 1 जून 1955 से प्रभावी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और संक्षिप्त तथा विचारणीय, संज्ञेय और असमनीय है। सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय तथा कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया गया प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। फिर आता है किसी व्यक्ति द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षण संस्थान में प्रवेश से इंकार करना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है? वह धारा 5 आती है। अब आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध है? वह धारा 10 का है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया? धारा 14 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा उत्तरदायी है। निर्देशक, प्रबंधक एवं सचिव होते हैं। न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होता है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से होता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध है? वह धारा 14 का आती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सती या निरोध अधिनियम 1987 के अंतर्गत आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1859 आता है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। सामाजिक अधिनियम है एक एंटी ड्रॉबरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट आता है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेष अधिकारों में सही कथन है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार होता है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराने हेतु निर्धारित फीस देनी होती है। अब आता है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था 1871 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में कुल धाराएं हैं 23। इस अधिनियम में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया धारा 2 खा गा में। फिर आता है आपका कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का। फिर आते हैं इस अधिनियम में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है धारा 14 में। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट किए गए हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपील होती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में।
अब आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आधारित होता है संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर। अब आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने और वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार की। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित करता है दुष्प्रेरण सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की इस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होगा। धारा 6 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है गिरफ्तारी पूर्व जमानत में। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंध है धारा 18 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक में कम ना हो, वह उप अधीक्षक होंगे। वे शक्तियां जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई हैं, जिसमें पहला आता है कि किसी अपराध के दोष सिद्धि अभियुक्त की संपत्ति का समर्पण। दूसरा आता है कि ऐसे व्यक्ति को जो किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। तीसरा आता है कि ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना होती है। अब आता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसमें सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करना होता है। फिर आता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है एक शीघ्र विचारण। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1985 की निम्नलिखित धारा में से जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया। धारा 17 में सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया है। इसके उद्देश्य के लिए अभिज्ञात है। पहला स्वशासन प्रदान करना, दूसरा पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और तीसरा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना है। अब आता है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्यवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का अभिकरण या नोडल एजेंसी है जनजातीय कार्य मंत्रालय की। संसद में सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार के संदर्भ में सही कथन है कि यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघ से। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मजदूर किसान संगठन नामक आंदोलन संबंधित है आरटीआई अधिनियम से। कथन और कारण दिए गए जिसमें सूचना का अधिकार अधिक साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। वो कारण कहता है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों यात्रा करनी है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना प्रदान करने की पहुंच होना। फिर आता है वह शब्दावली जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उद्देशिका में उल्लेखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रमुखता आती है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों में संबंधित है कि सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, नागरिकों को सशक्त करे। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगा सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को। अब आता है कि वह न्यायालय जिसने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। और मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों के अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों और दोनों की प्रक्रिया विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्राधिकार होता है ग्राम सभा को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में भारतीय संविधान के प्रारूपों में अनुरूप अधिनियमित किए गए हैं। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय में व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है 90 दिन के भीतर। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? धारा 18 के अंतर्गत। निम्न में से वे श्रम संबंधी अधिनियम जिन्हें मजदूरी संहिता 2019 में
सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत ये पहला, दूसरा और चौथा आता है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सम्मिलित किया गया, बोनस भुगतान अधिनियम को और समान पारिश्रमिक अधिनियम को। अब इसमें कंपनी अधिनियम 2013 से सम्मिलित है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में, साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 से संबंधित है। अब आता है राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1907 में आया था, विस्फोटक पदार्थ से संबंधित अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, और समाचार पत्र या अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में और भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री आता है। फिर आता है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार इन कानूनों से प्राप्त है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1980 में। जल रोकथाम या प्रदूषण निवारण अधिनियम को बनाया गया था 1974 में। सही कथन दिए गए कि राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में सत्य दिया गया है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था या भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, जिसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। सही कथन दिया गया कि आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए सही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर आता है भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम पारित किया है वर्ष 2001 में। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत होती है वह कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में पहला आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को। सही कथन दिए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अब आते सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती। इसके बाद आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग करते हैं पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं संसद की सिफारिश पर या संसद के महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने पर। सही कथन दिए गए कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे में न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए। दूसरा आता है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित और उस सदन की कुल सदस्य संख्या और सदन संख्या के बहुमत के द्वारा कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा समर्थित होता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की जांच हेतु प्रावधान है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। अब आता है सेवानिवृत्त होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वकालत कर सकते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश में से नियुक्ति की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है न्यायालय के सत्र के न्यायाधीशों के कोरम में नहीं होती। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय पूर्वालोक के शक्ति प्राप्त होती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास होता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था 1993 में।
फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय ने उस मंडल में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति अनुशंसा से संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। इसमें अन्य न्यायाधीशों में होते हैं, जो कि इस मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 4। उच्चतम न्यायालय के संविधान से निर्वाचन से संबंधित मामले में सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र या राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद शामिल होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी है, गोलकनाथ केस में, और सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती केस में गठित हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारती बाद में। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारती बाद में। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। वह गोलकनाथ बाद बनाम पंजाब बाद में। फिर आता है सही सुमेलित किया गया है, इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण से, मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 और 21 के परस्पर अपवर्जी नहीं है। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 131, 34 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में सही है कि यह मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध या निर्बंधन उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों का प्रतिरोध या निर्बंधन किस तरह नहीं कार्य करता है। इसका अर्थ है कि भारत की उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा निर्मित विधियों को बाध्य नहीं होता है। अब आता है आपका सही कथन दिया गया है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश के पुनरावलोकन हेतु अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने की न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय का अधिकार होता है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। सही कथन दिया गया है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दोनों की है। वह भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई में जांच से संबंध प्रतिबंधित करते हैं अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकारों में कोई भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यंत्र कहीं रखता है तो। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण कहता है कि भारतीय संविधान के कुछ उधार की वस्तुएं हैं। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक प्रणाली आधारित होती है संविधान, परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का संविधान का अभिरक्षक किसे कहा गया? भारत के उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों को परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के क्लॉज के अंतर्गत है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है, वह खंड 1 में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब आता है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय के अंतर्गत सही है कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी भी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार को बाध्यकारी नहीं होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका या मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा करती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघ मौलिक ढांचा घोषित किया गया अनुच्छेद 32, 226 और 227 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष तक। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची व्यवस्था विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान को कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्चतम और उच्च न्यायालय की अधिकारता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद में से प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। अनुच्छेद 355 में भारतीय संविधान की मूल संरचना या बुनियादी सिद्धांत का ढांचा एक न्यायिक व्यवस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। इसका आशय इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्चतम और उच्च न्यायालय को। सही कथन दिया गया है कि एच.एन. सान्याल की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। भारत के उच्चतम और उच्च न्यायालय को उनकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में उच्च न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के मामले की सुनवाई नई दिल्ली करता है, परंतु किसी भी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। DTDSAT के निर्णयों की चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश से खेहर। S आनंद 1990 के दशक के अंत में कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संदर्भ में सही है कि वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। सबसे कम अवधि के भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण से हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति A.K. पटनायक, R.V. रविंद्र, A.K. झा, A.K. माथुर में से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति S.K. झा। जनहित याचिका की सुनवाई की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। सही कथन दिया गया है कि न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। PIL है पब्लिक इंटरेस्टिक लिटिगेशन। जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। लोक हितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है USA। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। अब आता है किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है सरकारी नौकरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। सितंबर 2003 में न्यायालय के लिए एक निर्णय भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। विशाखा एवं अन्य राजस्थान राज्य या अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। यह निम्नलिखित अनुच्छेदों में से बेहद है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत होता है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है भारतीय दंड संहिता या IPC की धारा 377 से। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। कोयला आवंटन घोटाला बाद में कहा गया था। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस राज्यपाल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी लाभ मिल सके। धन्यवाद।